हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर छायावाद और उत्तर छायावाद में आपकी राष्ट्रीय काव्य धारा। राष्ट्रीय काव्य धारा के जितने भी कवि हैं वो पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। और ये मैं नोट्सों के द्वारा पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। ये नहीं कि किसी बुक की पीडीएफ है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपकी टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक तैयार हो जाएंगे। ये नहीं कि कहने का अभिप्राय ये है, ये नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो महत्वपूर्ण है ही हैं, साथ ही साथ अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए तो आपकी टीजीटी पीजीटी की तैयारी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। ये 0 से लेकर 100 तक शॉर्ट फॉर्म में बनाए हुए नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। और पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ते हैं, और सबसे सस्ते हैं इसका मतलब ये नहीं कि बेहतरीन नहीं, बहुत ही बेहतरीन है। और सिर्फ 499 रुपये पे करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं मानस एनवीएस के, तो उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। वो नोट्स भी जल्दी तैयार हो जाएंगे। उसके आपको क्या है, यूट्यूब पर भी क्लास मिलेगी, और वैसे भी आपको प्रॉपर वे में भी जो 0 से 100 तक बेहतरीन अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्दी ही मैं क्लास ऐप पर भी शुरू करने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और निरंतर क्लास चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलो शुरुआत करते। वैसे आप ये नोट्स देख लेना कितने बेहतरीन ढंग से बनाए हुए हैं। तो देखिए, यूजीसी नेट साहित्य के लिए तो है, और नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का एक ही पाठ्यक्रम होता है, ये आप सभी जानते हैं। और जिन ये नोट्स पढ़ ली तो टीजीटी पीजीटी की तो अपने आप ही आपकी तैयारी हो जाएगी। उत्तर छायावाद और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि और रचनाएं। छायावादी काव्य में सांस्कृतिक नवजागरण का बोध होता है। इसमें वही 1930 के बाद, यानी 1930 के बाद क्या है, छायावाद में हमें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, जिसे हम उत्तर छायावाद के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब देखिए, अगर आप उत्तर छायावाद को एक तरह से देखा जाए तो उत्तर छायावाद में ज़्यादातर जो रचनाएं हुई थी वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के रूप में हुई थी। इसके साथ ही कहीं ना कहीं आप इसे प्रकृतिवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि छायावाद के बाद प्रकृतिवाद आता है, फिर प्रयोगवाद आता है, फिर हमारी नई कविता आती है। ऐसे ही हमारा साहित्य चलता है। तो यहाँ देखेंगे, उत्तर छायावाद के नाम से जानते, उत्तर छायावाद प्रवृत्ति एक अल्पकालिक प्रवृत्ति रही। उत्तर छायावादी कवियों ने केवल छायावाद में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया। उत्तर छायावादी कवियों की निम्नलिखित प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं इस प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। जीवन संघर्ष से पलायन। पलायन मतलब कि भाग जाना, यानी कि कोई भी समस्या है उसकी तरफ क्या है, मुंह मोड़ना। कोई भी यानी कि समस्या है या फिर और कोई उद्देश्य, उसकी तरफ से अलग हट जाना, अपने आप को अलग कर देना। अभी देखेंगे, व्यक्तिक अभाव की स्वीकृति, समाज में और संघर्ष द्वंद की स्थिति, अभिव्यक्ति की सरल व सहज प्रणाली आदि है। उत्तर छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक है हरिवंश राय बच्चन। यानी उत्तर छायावाद में अगर आप प्रमुख कवि पढ़ेंगे तो सबसे प्रमुख कवि है हरिवंश राय बच्चन है। बाकी और भी है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको जानकारी होती चली जाएगी। हरिवंश राय बच्चन में देखेंगे आप 27 नवंबर 1907 को तो इनका जन्म हुआ है। 18 जनवरी 2003 को क्या हुई है, इनकी मृत्यु हुई है। अब ध्यान देंगे 1907 में किस किस का जन्म हुआ है। 1907 में आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जन्म हुआ है। 1907 में आपका महादेव वर्मा का भी जन्म हुआ है। तो 1907 में देखेंगे 3 कवि तो आप याद रखेंगे जो मुझे फिलहाल याद है, उसमें आपके हरिवंश राय बच्चन है 1907 में, महादेवी वर्मा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो ये इनका जो जन्म हुआ है ये क्या है, 1907 में हुआ है। तो ऐसे आप लिंक करके याद करोगे, जोड़कर जो एक जैसी रचनाएं हैं या फिर एक जैसे जन्म है उनको एक जगह लिख लिया करो। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, मैं मानती हूँ, लेकिन आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी आप दोबारा उसमें गलती नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं।
हालावाद के प्रवर्तक रहे हैं। यानी कि हालावाद अब क्या है, याद करने हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया करो, ठीक है। अब ऐसे हरिवंश राय बच्चन और ऐसे हालावाद, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। उत्तर छायावाद काल में प्रमुख कवियों में से एक सबसे प्रसिद्ध कृति, यानी कि कृति का मतलब होता है रचना कर रही, ये रचना है। और जो इनकी सबसे जो प्रसिद्ध कृति रही है मधुशाला, ये मधुशाला से ही प्रसिद्ध हुए हैं। और वैसे ही इनकी काफ़ी, जैसे इनकी आत्मकथा है और भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इनकी प्रसिद्ध कृति के बारे में बात करूं तो ये क्या है, मधुशाला है। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया, बाद में सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। अनंतर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बच्चन जी की गिनती के हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में से आते हैं। यानी तो इनकी गिनती क्या है, सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। और राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए हैं, ये भी आप याद रखेंगे। मधुशाला इनकी प्रसिद्ध क्या है, रचना है। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी था। याद करने के लिए तो ठीक है, जो लिखित पेपर दे रहे हैं वो याद कर सकते भाई, पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था, माता का नाम सरस्वती था। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो आपके जो ओमआर बेस जो प्रश्न होते हैं उनमें ये आज तक नहीं आया है। लेकिन याद करने में क्या पता आ भी सकता, क्योंकि आजकल प्रश्न बड़े गहराई से आते हैं। लेकिन जो लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेहद जरूरी है। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ है बच्चा या संतान होता, सभी जानते हैं बच्चन का तो ये एक नॉर्मल अर्थ है कि बच्चा कहा जाता है। बाद में इसे का नाम मशहूर हुए। इन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू की शिक्षा ली, उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। यानी पहले इन्हें उर्दू भाषा में, हो सकता है कि ये पूछा जाए कि हरिवंश राय बच्चन ने पहले किस भाषा में शिक्षा ली, तो हालांकि आपको ये प्रश्न इस समय आसान लग रहा है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब आपके पास जो परीक्षा का दबाव होता है उस समय आप पक्का हिंदी लगाओगे। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये पहले इन्होंने क्या है, उर्दू में शिक्षा ग्रहण की थी। कानून की डिग्री के लिए इनका ये क्या था, पहला कदम माना जाता है। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में MA एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. येट्स के रचनाओं का शोध एवं PhD पूरी की। तो इनकी ये जो रचना, ये जो इनकी उपाधियां हैं, इनकी जो शिक्षा है, ये आप याद रखेंगे। 1926 में 19 वर्ष की उम्र विवाह श्यामा बच्चन से हुआ। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था। और कब हुआ था, 1926 में हुआ था। और इनकी पत्नी का क्या नाम था, श्यामा बच्चन, जो उस समय 14 वर्ष की थी। यानी श्यामा जी थी 14 वर्ष की और बच्चन जी थे कितने, 19 वर्ष के थे। भाई कुछ बेचने वाला आ गया गली में। लेकिन 1936 में श्यामा की टीबी के कारण मृत्यु हो गई। यानी 10 साल के बाद ही श्यामा की मृत्यु हो गई। 5 वर्ष बाद 1941 में बच्चन ने एक पंजाबन तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच था गायन से जुड़ी हुई थी। फिर उनके बाद क्या है ना, दूसरा विवाह किया जो रंगमंच और गायन से जुड़ी हुई थी। इस समय नीड का पुनर्निर्माण जैसी कविताओं की रचना की, नीड का पुनर्निर्माण जैसी कविताओं की रचना की। तेजी बच्चन से अमिताभ तथा अजिताभ दो पुत्र हुए। जैसे आपने अमिताभ तो को सभी जानते हैं, जो फिल्मों में बहुत ही इन्होंने प्रसिद्धि कमाई है। लेकिन अजिताभ को शायद ही कोई जानता हो। तो इनके 2 पुत्र थे, अमिताभ और अजिताभ। अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता है। तेजी बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन द्वारा शेक्सपियर के अनुदित कई नाटकों में अभिनय का काम किया है। तो भाई ये अभिनेत्री रही हैं। इनकी 2 कृति हैं, जो 2 चट्टानें को 1968 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। ध्यान देना दोस्तों, जहाँ भी जिस भी रचना में ये पूछ लिया जाता है कि साहित्य अकादमी किस में मिला, ज्ञानपीठ किस में मिला, व्यास सम्मान मिला, भारत भारती मिला, और भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार देती है, ये भी आप याद रखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये रचनाएं देखो महत्वपूर्ण रचना की दृष्टि तो से है ही हैं, लेकिन इनके जो पुरस्कार मिल जाते हैं वो रचनाएं अपने आप में और भी बेहतर हो जाती है, और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो जिसमें बिना पूछे, ये मैं कहती हूँ, इस बात को गांठ बांध लिया आज से, जिस भी रचना में जो भी पुरस्कार मिला है उसे आप जरूर याद रखेंगे। बाकी याद तो और भी रखेंगे, लेकिन वो तो आपको याद करनी ही करनी। उनकी कृति 2 चट्टान के लिए कब मिला, 1968 में।
1968 में हिंदी कविता का साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित हुआ। इसी में उन्होंने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया। अब इसी वर्ष इनको क्या सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिल गया, साहित्य अकादमी भी मिल गया, एफ्रो एशिया सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित। तो ये इनके पुरस्कार आप सारे याद कर लेंगे। बिड़ला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान दिया। अब ये याद रखेंगे आत्मकथा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, सरस्वती सम्मान मिला है। किसने दिया है, बिड़ला फाउंडेशन ने दिया। किसके लिए मिला है, उनकी आत्मकथा के लिए मिला है। और कई बार ये प्रश्न आया है इनकी आत्मकथा कितने भागों में है, तो ध्यान रहे दोस्तों इनकी आत्मकथा 4 भागों में। बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अमिताभ बच्चन ने, माफ कीजिए जो हरिवंश राय बच्चन है, इनकी आत्मकथा कितने भागों में है, तो याद रखेंगे इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। बच्चन को भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अब देखो भाई इनको कितने, मतलब कि इन्होंने कितने ख्याति प्राप्त किए, तो इनका लेखन कितना बेहतरीन रहा होगा। कितने पुरस्कार मिलेंगे, देखो यहाँ आप पढ़ रहे हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, यहाँ आप पढ़ रहे हैं कि सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला है, फिर आपको एशियाई कमल पुरस्कार भी मिला है, 3 हो गए, फिर सरस्वती सम्मान 4 हो गए, पद्म भूषण सम्मान। अब इनके ये 5 सम्मान यहाँ तक इनको मिल गए 1968 से लेकर 1976 तक। तो ये 5 पुरस्कार आप याद रखेंगे, इनके सन याद रखेंगे, इनकी रचनाएं याद रखेंगे, ठीक है। तो ये तो आपके लिए ये पेज तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। कविता संग्रह, तो कविता संग्रह इनकी काफ़ी कविताएं फेमस रही हैं। देखो वैसे तो बहुत सारी इनकी रचनाएं जो महत्वपूर्ण है वो मैं निशान लगाते हुए चलूँगी। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि जिनको ये नोट्स चाहिए तो आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। और ये नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही हैं, लेकिन अगर आपने ये नोट्स तैयार कर लिए तो आपकी टीजीटी पीजीटी की तैयारी तो अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। और पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ते कोर्स है, जल्द ही आपको ई-मार्क्स, एनवीएस और बाकी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए ऐप मैं बना रही हूँ जल्दी, जिसमें आपकी फ्री क्लासेस तो यूट्यूब पर आपको मिलती ही रहेंगी, बाकी आपको ऐप पर भी क्लासें मिलेंगी। 0 से लेकर 100 तक की तैयारी करनी है तो आप मेरे से ज़रूर जुड़े। और ये मैं गारंटी के साथ तैयारी करवाऊँगी। गारंटी इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैंने पाठ्यक्रम को मद्देनज़र रखते हुए वो नोट्स तैयार करे, बहुत मेहनत की है। और अगर आपने उतनी मेहनत की, उससे 50% भी मेहनत की, तो दुनिया की कोई ताकत आपको ई-मार्क्स एनवीएस में नहीं रोक सकती। बाकी और परीक्षाओं की तैयारी भी उनके साथ आपकी होती रहेंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कविता संग्रह आप देखेंगे 13 हार 1972, मधुशाला 1935। तो ये देखो मधुशाला में इनको पुरस्कार मिल चुका है, ये आप जरूर याद रखेंगे। मधुशाला, मधुबाला भी इनकी प्रसिद्ध है 1936। ये लगातार लिखी हुई इन्होंने, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। तो ये तीनों महत्वपूर्ण है। और ये निशा निमंत्रण, ये एकांत संगीत, आकुल अंतरंग, शतरंगिणी, तो ये आपके 2 से लगाकर और आपकी 8 तक ये बार बार परीक्षाओं में ये रचनाएं आई हैं। मैं बता देती हूँ कौन सी आई कौन सी नहीं आई, तो ये आप जरूर याद रखेंगे। इसके बाद बंगाल का काव्य, हलाहल बंगाल का काव्य 1900, ये दोनों 1940 के हैं। खादी के फूल भी इनके महत्वपूर्ण है 1948। सूत की माला, फिर मिलन यामिनी काफ़ी प्रसिद्ध है 1950। फिर है प्रणय पत्रिका 1955। धार के इधर उधर 1957। आरती और अंगारे भी महत्वपूर्ण है 1958। बुध और नाचगर 1958। त्रिभंगा 1961। 4 खंबे 64 कुटे 1962। 2 चट्टाने बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चट्टाने भी इन्होंने अभी हमें पढ़ा था कि 2 चट्टाने ने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखेंगे। बहुत दिन बीते 1967। तो ये इनकी 21 रचनाएं हैं, ये कविता संग्रह हैं, जिनमें से आपके मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जिनको आप छोड़ना नहीं है। वैसे तो 21 याद कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बता देती हूँ एक बार महत्वपूर्ण आपकी 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 से लेकर 8 तक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इनको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है 2 से। उसके बाद खादी के फूल 11वीं, फिर आपकी 13वीं मिलन यामिनी, फिर आपकी प्रणय पत्रिका, फिर 16 आरती और अंगारे। उसके बाद है आपकी 2 चट्टाने,
तो ये मतलब कि ये 15 रचनाएं तो आपको याद करनी ही करनी है, किस में से, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं छोड़नी है। फिर एक कटती प्रतिमाओं की आवाज 1978, उभरती प्रतिमाओं के रूप 1969, जाल ने समेटा 1973। आत्मकथा बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ये इनका क्रम भी आता है, बार बार इनका क्रम आता है, तो क्रम भी आप याद रखेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं पहले नंबर पर है। नीड का निर्माण फिर 1970 ये दूसरे नंबर पर है। बसेरे से दूर 1977 तीसरे नंबर पर है। और क्या है, एक इनकी 10 द्वार से सोपान तक ये है, ये बीच में इन्हें चौथा वचन रचनावली के नौखंड, ये आप वैसे तो इनका क्रम सन के अनुसार इन्होंने लिख दिया है, लेकिन आप याद रखेंगे 10 द्वार के सोपान तक क्या है, ये इनकी, ये बीच में से इसको आप हटा दोगे तो ये इनकी आत्मकथा का क्रम है। ठीक है, तो ये 4 भागों में है इनकी, ये क्रम से आप याद रखेंगे। फिर विविध के बारे में बचपन के साथ क्षण भर, फिर आपके खयाम की मधुशाला, सोपान, मैकबेथ 1957, मैकबेथ और जनगीता बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उमर खयाम की रुबैया भी महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद है सौम्य कविताओं के सौम्य संत पंत। देखो पंत और बच्चन की बहुत अच्छी दोस्ती थी। पंत और बच्चन एक दूसरे की तारीफ के लिए काव्य लिखते थे, और बच्चन ने तो पंत के बारे में बहुत लिखा है, लेकिन पंत की और निराला की बिल्कुल नहीं बनती थी। पंत और निराला एक दूसरे के विरोधी थे। बाद में अंतिम समय में इनकी दोस्ती हो गई थी। फिर ये क्या है, अंतिम समय में आकर क्या है, जैसे इन्होंने, पंत ने इनके मुख छंद का विरोध किया जूही की कली में, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाकर उसे छापने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में वो इतनी प्रसिद्ध हुई थी कि मुख छंद के प्रवक्ता बन गए थे निराला। निराला ने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं। ये कहते हैं कि महादेव वर्मा के लिए ये राखी बंधवाने के लिए जाते, तो एक बार ये हुआ था कि किराया तक क्या लेके आए थे, अपने ऑटो का किराया लेकर जाते थे, और कपड़े तक महादेव वर्मा इनको देती थी। तो ये काफ़ी संघर्ष भरा जीवन था। निराला को जो भी प्रसिद्धि मिली है मृत्यु के बाद ही मिली है। तो पंत इनका बहुत विरोध करते थे निराला का, तो निराला ने फिर इनका क्या है, इनका विरोध किया। जैसे कुकुरमुता में, कुकुरमुता को खुद को कुकुरमुता माना है, और क्या है ये जो गुलाब का जो फूल है वो पंत को माना है। लेकिन बाद में अंतिम समय में इनकी दोस्ती हो गई थी। जयशंकर प्रसाद और निराला की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, और पंत की और ये बच्चन की दोस्ती थी। तो कई बार अगर आपको थोड़े ऐसे प्रश्न आ जाए ना, किसकी भूमिका किसने लिखी है, तो ये आपको थोड़ी सी हिंट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बता रही हूँ। वैसे आपको लग रहा है कि मैम टाइम खराब कर, थोड़ा बेस तैयार हो जाता है इस तरह की आप गहराई से पढ़ लेते हो। तो आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत, देखो भाई लिख दिया ना, अपने दोस्त के बारे में इन्होंने लिखा है, तो ये समझ सकते हैं। तो भाई अच्छे आज के लोकप्रिय, जो किसी को लोकप्रिय बताओ, कहीं ना कहीं वो उससे प्रभावित है। ठीक है ना। आधुनिक कवि 1900 के नेहरू, और राजनीतिक जीवन चित्र 1961। नए पुराने झरोखे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नए पुराने झरोखे 1962। अभिनव सोपान 1964। 64 रूसी कविताएं 1964। नागर, देखो 64 रूपी कविताएं, तो 64 याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर बचपन के लोकप्रिय गीत है डब्ल्यू एट्स एंड ओकडिज्म, ये थे मरकट द्वीप का सवर। फिर है ये हेमलेट इनकी प्रसिद्ध है। भाषा अपनी पराये, पंत के 100 पत्र, देखो तीसरी रचना आ गई है पंत के 100 पत्र 1970 में, तो देख सकते हैं इनकी दोस्ती थी। तीसरी रचना आ गई है। प्रवासी की डायरी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। किंग लियर, फिर टूटी फूटी कड़िया भी बहुत महत्वपूर्ण 1973। मेरी कविताओं की आदि सती, 100 हंस 1981। 8वीं दशक की प्रतिनिधि श्रेष्ठ कविताएं 1982। मेरी श्रेष्ठ कविताएं 1984। आ रही है रिव की सवारी। फिर सम्मान और पुरस्कार, तो ये हम पहले याद कर चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवीजन में इनका फिर कर देती हूँ। हरिवंश राय बच्चन को उनकी कृति दो चट्टान के लिए 1968 में क्या है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। कब मिला, 1968 में। कौन सी रचना के लिए, दो चट्टान के लिए। कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी। किसको मिला, हरिवंश राय बच्चन को मिला। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिड़ला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान मिला है। किसने दिया है, बिड़ला फाउंडेशन ने। किसके लिए, आत्मकथा के लिए। कौन सा दिया है, सरस्वती सम्मान दिया है। तो इस तरह से चारों तरफ से प्रश्न तैयार करोगे तो 1 नंबर की तैयारी हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपको पास करने से नहीं रोक सकती, जो इस तरह से तैयारी करोगे।
1955 में इंदौर के होलकर कॉलेज में हिंदी के विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शिव मुनि हरिवंश राय बच्चन की कवि सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया। हरिवंश राय बच्चन को भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा हरिवंश राय बच्चन में। मैंने 0 से लेकर आपको 100 तक बताने की कोशिश किया। वैसे तो आप कितना भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से मुझे नहीं लगा कि मैंने कोई प्रश्न छोड़ दिया है, ये इतना ही है। आगे भी आप देखें, आगे आप देखिए, ये सारे नोट्स हैं, देख सकते हैं बिल्कुल कितने बेहतरीन ढंग से बनाए गए। और ऐसे छोड़कर देखो भाई भागोगे तो फिर आपकी तैयारी नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं, मैं एक बार आपको इसका थोड़ा दिखा देती हूँ। तो ये आपके नोट्स हैं। अब ये नहीं कि सस्ते हैं तो अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, देखो देख सकते हैं सैंपल के तौर पे। और फिर कह रही हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी इनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। और अगर आपने ये पढ़ लिए ना तो टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की आप परीक्षा दे लेना, आपकी तैयारी। अगर जो विद्यार्थी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर लेता है ना, तो उसकी टीजीटी पीजीटी की अपने आप तैयारी हो जाती है। तो फिर उसको बकेट इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती, क्या पढ़ना है क्या करना है। तो ये है, बहुत जल्दी ईएमआरएस एनवीएस की और एस्टेट की क्लासेस शुरू होने वाले। कहने का प्राय आप किसी भी राज्य या केंद्र से संबंध रखते हो, कोई भी परीक्षा दे रहे हो टीजीटी पीजीटी की, तो बहुत जल्दी मेरे नोट्स तैयार होने वाले हैं। मैं जल्दी लगभग दिन रात करके आपके लिए काम कर रही हूँ, और वो भी पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ते होंगे, सबसे बेहतरीन होंगे। अगर आप वो निरंतर क्लास चाहते हैं तो वैसे तो देखो यूट्यूब पर तो फ्री क्लास आपकी चलती रहेंगी, वहाँ से तैयारी आप कर सकते हो। लेकिन आपको प्रॉपर वे में तैयारी करनी है, गारंटी से तैयारी करनी है, और आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन इसी वर्ष कोई भी परीक्षा आ जाए तो उसमें लेना है, तो मैं देखो कोई गारंटी ले लेता है। लेकिन अगर मैंने जिस तरीके से नोट्स तैयार किए हैं टीजीटी पीजीटी के, तो वो जल्दी आने वाले। और मैं गारंटी लेती हूँ कि 100 में से आपको कम से कम 80+ क्वेश्चन मेरे नोट्सों से देखने को मिलेंगे। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने मेहनत की है उनके लिए, अपनी पूरी ताकत अपनी जान लगाई है। ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं मानती हूँ कि मेरा चैनल छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आप खुद कहोगे जब नोट्स देखोगे, मैडम बड़े चैनल वालों के पास ऐसे नोट्स नहीं है जो आपके पास है, क्योंकि मैंने उसमें पसीना बहाया भाई, अपनी ताकत लगाई है। 5 पुस्तकों से ये नोट्स मैंने तैयार किए हैं, ये मलाई निकाल के ऐसे। और अब जब तक मैं अगर चाहूँ तो उनकी एक पुस्तक भी बना सकती हूँ। तो देखिए आपकी मर्जी, आप कैसे तैयारी करना चाहते हैं। वैसे आप स्वतंत्र अपनी विचारधारा के लिए, जब तैयार हो जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य में टीजीटी पीजीटी के अंदर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें मेरे साथ। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं तो आपके ऊपर करती हूँ। अब ये है फीस कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि बेहतरीन नहीं है, कि ज़्यादा फीस वाले बेहतर तैयारी करवाते हैं। फीस इसलिए कम है क्योंकि मैं बेरोजगारी का जो दर्द क्या होता है वो मैं समझ सकती हूँ। एक सामान्य परिवार का बच्चा किस तरह से संघर्ष करता है, और एक एक पैसा, मैं मानती हूँ हमारी ज़िंदगी में पैसा बहुत मायने रखता है, क्योंकि खाने के लिए पैसा, पहनने के लिए पैसा, पढ़ने के लिए पैसा, शिक्षा के लिए पैसा, कहीं जाने, हर चीज़ में पैसा की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसा ही ज़रूर नहीं होता है, उसके लिए हमारी भावनाएं होती हैं। तो मैं इस चैनल को भावनाओं से जुड़ चला रही हूँ, और आप जो मेरे साथी हैं ये मेरी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। मैं अपने परिवार का सदस्य मानती हूँ। बस आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में उछल के कमेंट बॉक्स में हर का मैं जवाब देती हूँ, हर अभ्यर्थी का। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप सोचते कि जवाब नहीं दिया, मैम लाइक करके छोड़ देते हो, तो इसलिए लाइक करके छोड़ देते हो क्योंकि मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो लाने वाली होती हूँ। क्योंकि हर एक का जैसे कमेंट में हर कमेंट को नहीं समझाया जा सकता, तो उसके लिए वीडियो की आवश्यकता पड़े तो वीडियो बना दूँगी। बाकी मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगी, कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं। वो एक बार फिर बता देती हूँ कि 90 68 68 पर आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 49 54 पर किसी भी प्रकार की हिंदी से संबंधित टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।